जय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑपरेशन ऑफ जीएस की इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे यूरिडिक्शंस एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी यूरिडिक्शंस और कौन कौन सी पावर्स हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे विद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ यूरिडिक्शन। यूरिडिक्शन कितने प्रकार की होती हैं? तो मेनली यूरिडिक्शन 6 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका ओरिजिनल यूरिडिक्शन, उसके बाद आपका होता है रिट यूरिडिक्शन, उसके बाद होता है अप्लाइड यूरिडिक्शन, उसके बाद एडवाइजरी यूरिडिक्शन, उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड देन उसके बाद होता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये मेनली 6 प्रकार की जुडिशियल रिव्यूज होती हैं। एक 7वां होता है जिसको अदर्स पावर्स में हम देख लेते हैं, लेकिन मेनली अगर जुडिशियल यूरिडिक्शंस की बात करें तो यही होता है: ओरिजिनल यूरिडिक्शन, रिट, अप्लाइड, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब हम देखते हैं ये कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, यानी कि इनके ऊपर कौन कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत ये आते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल्स का। देखिए, ओरिजिनल यूरिडिक्शन जो होता है वो आर्टिकल 131 में आता है। रिट जुरिडिक्शन होता है आर्टिकल 32 में आता है। अप्लाइड जुरिडिक्शन आर्टिकल 136 में आता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन आपका 143 में आता है एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपका आता है 129। यानी कि इन आर्टिकल्स के बारे में भी पूछ देता है कि कौन से जुरिडिक्शन किसमें आती हैं, या वो मैच द फॉलोइंग में दे देता है कि इसको मैच कीजिए। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जुरिडिक्शंस में जितनी भी जुरिडिक्शंस हैं वो कौन से आर्टिकल्स में आती हैं। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके एक सबके बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या पावर्स है, क्या इसकी प्रावधान है और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पहले जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो आप समझिए वर्ड से ही मतलब ओरिजिनल, सीधा उसी का प्रभाव होता है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? आर्टिकल 131 के अंदर आता है। 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अ सेंटर एंड वन और मोर स्टेट। आप समझिए किसी राज्य और केंद्र सरकार से के बीच में कोई झड़प हो जाए तो वो चीजें डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सिर्फ देखा जाएगा। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मेन मतलब ये होता है कि वो केस कोई और छोटी कोर्ट लड़ ही नहीं सकता है। यानी कि अगर आप फेडरल कोर्ट की बात करें, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। कुछ ऐसे केसेस जैसे जिसका तात्पर्य सीधे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई बातचीत चल रही हो या कोई केस चल रहा हो, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं किस तरीके से क्या केसेस चल सकते हैं। तो वो केसेस सीधे सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाती हैं। सपोज कीजिए, अगर आप पॉइंट देखिए, बिटवीन 2 और मोर स्टेट, यानी कि अब 2 राज्यों के बीच में झड़प कैसे हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, 2 राज्यों के बीच में झड़प का मतलब है कोई एक नदी को लेके हो सकता है। तो नदी का मतलब पानी को लेके हो सकता है। सपोज कीजिए कोई एक नदी है जो 2 राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक राज्य ने किया क्या, उस पर बांध बना लिया। सपोज कीजिए एक 2 स्टेट है, ये 2 स्टेट है ए एंड बी, इसका नदी का फ्लो इधर जा रहा है। तब तक हुआ क्या, ए वाले ने यहाँ बांध बना लिया। क्या किया, बांध बना के इस नदी का पानी रोक लिया। लेकिन अब क्या होगा, ये नदी का फ्लो इस एरिया में जाएगा नहीं और यहाँ क्या होगा, सूखा पड़ने लगेगा अगर इरिगेशन सिस्टम बाय रिवर हो रहा होगा। तो अब क्या होगा, ये इस पे केस करेगा कि तुमने पानी क्यों रोक लिया है, क्योंकि ऐसा हो रहा है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल भी रही हैं। तो होगा क्या, इन दोनों केसेस को डायरेक्ट कहाँ लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अगर इसने हाई कोर्ट में केस लड़ा, ये इसने हाई कोर्ट और इसके हाई कोर्ट अलग अलग होंगे, तो क्या होगा, हो सकता है ये किसी पक्षपात में पड़ जाए, यानी कि ये हमारे राज्य का मामला है, हो सकता है वहां की सुप्रीम कोर्ट, वैसा होता नहीं है क्योंकि नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि डायरेक्ट तुम मेरे पास आओ। तो ऐसे केसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक या अदर स्टेट के बीच में चल रहा हो या 2 राज्यों के बीच में कोई झड़प चल रही हो, वो डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर आता है और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस पे एक्शन लेता है। यानी कि ऐसे केसेस जिसमें 2 स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मैटर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं लड़े जाते हैं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाता है। अगर कोई हाई कोर्ट में चला भी जाता है तो हाई कोर्ट बोलता है ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, ये मेरे से बड़ी अदालत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, मेरा यहाँ इस पे कोई पावर नहीं है। तो ये केसेस डायरेक्ट वो रेफर कर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट के बाद। और देखिए एक वर्ड आता है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसका मतलब समझते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किसके अंतर्गत आता है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है।
इसका मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल उसी की पावर है। क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही पावर है कि वो केसेस यही लड़े जाएंगे, किसी दूसरे या छोटी अदालत में नहीं लड़े जाएंगे। तो ये तो बात थी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की। अब हम देखते हैं अपने आने वाले जुरिडिक्शन की या आगे की जुरिडिक्शन की। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं अपने अगले जुरिडिक्शन यानी कि रिट जुरिडिक्शन के बारे में। बात करते हैं रिट जुरिडिक्शन के बारे में। तो रिट होता क्या है? अ पीस ऑफ पेपर इशू बाय द कोर्ट टू सिक्योर योर फंडामेंटल राइट्स। रीट्स का मतलब ये होता है एक ऐसा पेपर है जिसपे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक हस्ताक्षर करके देती है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। ये आता किसमें है? ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा की गई है। रिट होता क्या है? रिट सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा करता है। तो देखिए इसके दो प्रावधान है। रिट आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 226 ऑफ हाई कोर्ट। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे एक जुरिडिक्शन ये है कि आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई और टाइप का केसेस होते हैं तो आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फेडरल कोर्ट, दोनों का नाम सेम ही होता है, या लोअर कोर्ट। अगर आपको नहीं पता हो तो फेडरल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट तीनों को एक ही कहा जाता है। हर जिले में एक अपना न्यायालय होता है जिसके तहत सबसे पहले केस वहां रजिस्टर किया जाता है। केस रजिस्टर करने का मतलब है सबसे पहले सुनवाई वहां होती है। अगर आप उसके जजमेंट या उसके फैसले से खुश नहीं है तो आप आपके ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या अगर आप उससे भी सहमत नहीं है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन रिट एक ऐसा जुरिडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अगर आप चाहें तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसको अपने अंडर में लेगा, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी होती है जुरिडिक्शन का सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5 तरीके के आपके क्या होते हैं, रिट होते हैं। इन पांचों के तहत आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो रिट आपको समझ में आ गया होगा कि रिट का पावर कहां कहां और कैसे होता है। मैं आपको फिर बता दूं, आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपनी आगे की वीडियो में देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में। तो देखिए अपीलेट जुरिडिक्शन होता क्या है? नाम से ही अपील करना यानी कि याचिका देना। ये आर्टिकल 136 के अंतर्गत आता है, यानी कि अनुच्छेद 136 के अंदर अप्लाइड जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। अप्लाइड जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर आपका कोई केस लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसको क्या आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके मैटर्स पे किन किन जगहों पे कैसे प्रावधान होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन अपील का मतलब डायरेक्ट है कि क्या बोलते हैं, मैं अपील कर रहा हूं, यहां नहीं केस जीतूंगा तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। तो इसका प्रोसेस भी अलग होता है। अगर आपके केसेस के टाइप पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएंगी डायरेक्ट, और किन किन केसों पे क्या क्या प्रावधान है। आप सभी केसेस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्यों नहीं ले जा सकते। तो मेनली अप्लाइड जुरिडिक्शन 136 के अंतर्गत आता है, आपने समझ लिया। इसके 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ अप्लाइड जुरिडिक्शन होते हैं। आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि कितने टाइप के होते हैं, और ये ऐसे ऑप्शंस बना देंगे, उसमें आपको समझना होगा। तो देखिए अप्लाइड जुरिडिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, यानी कि संवैधानिक मैटर के ऊपर कोई केस चल रहा हो तो उसका एक प्रावधान है। इसके बारे में एक एक करके अभी हम चर्चा करते हैं। उसके बाद कोई केस चल रहा है सिविल मैटर के ऊपर। सिविल मतलब घरेलू, यानी कि कोई जमीनी विवाद चल रहा हो, या आपसी मतभेद चल रहा हो, या पारिवारिक कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस होता है, वो सिविल यानी कि सिविल मैटर्स के अंदर आता है। उसके बाद क्रिमिनल मैटर्स को आप समझते हैं कि कोई क्राइम हुआ है, किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, यानी कि वो अपराधी है, उसके ऊपर कोई
चार्जेस चल रहे हैं, कोई केस चल रहा है, वो इसके अंतर्गत आता है। और एक बात होता है स्पेशल लीव, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, कोई भी ऐसा केस जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर यानी कि संविधान से रिलेटेड कोई केस चल रहा हो। अब संविधान से रिलेटेड कोई केस करने का मतलब ये होता है कि किसी स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई नए लॉ बनाए और कोई उससे खुश नहीं तो डायरेक्ट क्या करेगा, उसके ऊपर केस करेगा। केस कोई भी कर सकता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर व्यक्ति को ये पूरा अधिकार दिया है कि आप किसी भी चीज से खुश नहीं है तो आप डायरेक्ट केस कर सकते हैं। उसकी सुनवाई होगी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जो जिले का न्यायालय होता है। न्यायालय आपके लिए हमेशा तत्पर है। तो कोई ऐसा मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर से रिलेटेड होता है तो उसके लिए कई सारे प्रावधान है। तो इसके लिए होता क्या है, अगर ये सोच रहे होंगे कि आप किसी भी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं तो आपका सोचना गलत है। आप सभी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप जा तो सकते हैं लेकिन कुछ स्टेप्स, कुछ सीढ़ियों को पार करके आपको जाना होता है। तो अब समझिए, कोई भी ऐसा केस जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर से रिलेटेड हो, अगर वो हाई कोर्ट में चल रहा है, यानी कि कोई ऐसा केस जो हाई कोर्ट में चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो या आप यहाँ हार गए, क्या हुआ, आप हाई कोर्ट में क्या हुए, हार गए, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले वो हाई कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा कि हाँ, आप इसको वहां सुप्रीम कोर्ट में ले जाके इस केस को खुलवा सकते हैं या वहां लड़ सकते हैं। जब तक हाई कोर्ट इसको सर्टिफाइड नहीं करेगा तब तक कॉन्स्टिट्यूशन मैटर से रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। ये आप याद रखिए, कोई भी केस अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर से रिलेटेड है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सबसे पहले उस हाई कोर्ट में जहां आपका केस चल रहा है वहां उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये प्रमाणित करता हूं कि यहाँ ये केस मेरे यहाँ चल रहा था और सर्वोच्च न्यायालय को इस केस को देखना चाहिए। तब वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने उसको सर्टिफाइड नहीं किया तो आप कितना भी नाक रगड़ते रह जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप चाहते हैं कि हमारा केस देखा जाए, मेरे साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, तो उसका एक अलग प्रावधान है। उसके बारे में अभी कुछ देर बाद हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सिविल मैटर। सिविल मैटर अभी हम जानते हैं कि कोई डोमेस्टिक का केस चल रहा है, यानी कोई जमीनी विवाद चल रहा हो, वो केसेस क्या होते हैं, सिविल मैटर्स के अंदर आते हैं। या डोमेस्टिक वाले घरेलू विवाद कोई चल रहा, आपस की लड़ाई चल रही है, जमीन का कोई विवाद हो आपस में, तो वो सिविल मैटर्स के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले वो केस देखा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फेडरल कोर्ट या लोअर कोर्ट, इसी को कहते हैं, यानी कि जिला न्यायालय में। अगर आप जिला के न्यायालय से खुश नहीं है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपने कंसर्न स्टेट में ही। आप ये याद रखिए, ये भी नोट करके रखिए कि अगर कोई मैटर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो आप अपने हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं, अपने हाई कोर्ट में। अगर हम महाराष्ट्र में है तो हम महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं, ये नहीं कि आप यूपी और बिहार के हाई कोर्ट में चले जाए। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, इसके बाद आप डायरेक्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कोई भी मैटर सिविल से रिलेटेड चलता है तो क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप याद रखिए, दो मैटर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर और सिविल मैटर, जिसमें हाई कोर्ट को आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं देता है तो आप हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते हैं। अब बात आती है क्रिमिनल मैटर्स। ये नाम से ही ये नाम से ही क्लियर है कि क्रिमिनल मैटर यानी कि किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है, यानी कि कोई अपराधी है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर केस लड़ना है तो अगर आप हाई कोर्ट में हार गए तो वहां सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मेरी बात को फिर से याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स और सिविल मैटर्स के ऊपर ही आप सुप्रीम हाई कोर्ट में क्या हो सकता है, सर्टिफिकेट का इशू करने की जरूरत होती है। अगर आपका केस क्रिमिनल मैटर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि वो आपके ऊपर कोई गंभीर आरोप है, मर्डर का आरोप है, अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है, या कोई और चीज का कोई आपराधिक अपराध है, तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले देखिए चौथी बात कहा, अगर कोई ऐसा केस जो इसमें हाई कोर्ट इन दोनों के मैटर के ऊपर सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा है, या कोई ऐसी चीजें हैं जैसे रिट जुरिडिक्शन आते हैं, हमने उसके बारे में चर्चा की, आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे ही अगर कोई ऐसा मैटर है जिसपे हाई कोर्ट के उस पर चढ़ के बैठा है कि मैं सर्टिफिकेट दूंगा नहीं, लेकिन आप भी तब भी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को ये पूरा अधिकार दिया है कि आप इन तीनों अदालतों के
द्वारा अपने ऊपर लगे आरोप या आपके ऊपर अगर कोई बदसलूकी हुई है, आप पूरी तरह उससे स्वतंत्रता पा सकते हैं, यानी कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन हो सकता है किसी वक्त को ऊपर न्याय न मिल रहा हो, तो एक होता है बाय स्पेशल लीव, यानी कि आप एक स्पेशल लीव की तरफ एक याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट मेरे केस के ऊपर सर्टिफाइड नहीं कर रहा, यानी कि एक सर्टिफिकेट नहीं दे रहा ताकि मैं अपना केस आपके पास ले आ पाऊं। तो इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आपके केसेस को देखता है, उसको पढ़ता है अच्छे तरीके से। अगर उसको लगता है कि हाँ इसके साथ नाइंसाफी हुई है और इसके केस को डायरेक्ट मुझे लब देखना चाहिए, तो वो क्या होता है, अप्लाइड ज्यूरिडिक्शन के स्पेशल लीग के अकॉर्डिंग वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अप्लाइड ज्यूरिडिक्शन क्या होते हैं, इसके कितने प्रावधान होते हैं, कौन कौन से केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से पहले हाई कोर्ट में सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और कौन कौन से मैटर में सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम देखते हैं अपने अगले ज्यूरिडिक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता होगा, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो याद रखिए। एडवाइजरी का मतलब होता है एडवाइस, यानी कि सलाह देना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट किसको सलाह देगा, तो जाहिर सी बात है वो सलाह देगा किसको, प्रेसिडेंट को। क्या देगा, वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। वो किन किन मैटर्स के ऊपर राष्ट्रपति को सलाह देगा उसके बारे में दो प्रावधान बताए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए एनी क्वेश्चन ऑन एनी क्वेश्चंस लॉ और फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइज और विच हैज लाइकली टू बी अराइज्ड। इसका मतलब देखते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी कि जनहित के इंपॉर्टेंस के लिए होता है, यानी कि आम आदमियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है। प्रेसिडेंट क्या होता है, एक नेता ही होता है जो एक भारत के सबसे सर्वाधिक ऊंचे पद पे जाके बैठता है, भारत का राष्ट्रपति होता है वो। तो उसके ऊपर क्योंकि इतने भी कानून पास किए जाते हैं, वो सबसे फाइनल डिसीजन किसका होता है, प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जितने भी मंत्रिमंडल कोई भी फैसला सुनाते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही सुनाते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऐसा फैसला आया जिसको उसको सुनाना है, लेकिन उसको लगता है कि मुझे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी चाहिए, उसके डिसीजंस को सुनना चाहिए कि वो क्या सलाह देता है, तो वो आता है आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट किसको फैसला सुनाता है, सॉरी किसको सलाह देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, जो कि उठ सकता है या फ्यूचर में उठे, या उसके रिलेटेड कोई भी जो सलाह लेनी होता है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइज आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी। आप इस शब्द को सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट, कन्वेंशन एग्रीमेंट और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी के बारे में बताता हो। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी मतलब कोई ऐसी ट्रीटी जो संविधान बनने से पहले बनाई गई हो। जैसे ये एक ट्रीटी बनाई गई कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसपे सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना ही देना पड़ता है, डिसीजन मतलब सलाह देनी पड़ती है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को हर सलाह देनी पड़ेगी हर मैटर से रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? इसका आंसर है नहीं। लेकिन ऑप्शन सेकेंड यानी कि इस पॉइंट के तहत, यानी कि कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया है प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी के अंतर्गत, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड है प्रेसिडेंट को सलाह देने के ऊपर। अगर फर्स्ट मैटर पे अगर सलाह ना देनी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि वो देना चाहे या ना देना चाहे। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर जो किसी एग्रीमेंट की प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी के अंतर्गत कोई आता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ती है प्रेसिडेंट को। आई होप आपको एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपने अगले बात के बारे में। अब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हमारा पांचवा ज्यूरिडिक्शन है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नाम से ही क्लियर है, कोर्ट क्या कर रहा है, एक रिकॉर्ड रख रहा है। अब आप सोचते होंगे कोर्ट रिकॉर्ड रखता क्यों है? सबसे आपके पहले दिमाग में ये आएगा कि वो जितने भी केसेस लड़ रहे हैं, जितने भी केसेस उसके पास आते हैं, जो उसके ऊपर फैसले सुनाए जाते हैं जजों के द्वारा, उसको वो रिकॉर्ड करके रखती है। तो ये एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है। कोई भी जितने भी केसेस लड़े जा रहे हैं अलग अलग हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसके मैटर्स पे होता क्या है। सपोज कीजिए एक कोई स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड एक स्टेट है, उसका एक हाई कोर्ट है, यहाँ उसका किसी एक मैटर के ऊपर एक केस चल रहा है। और देखिए एक क्या है, यूपी को लेके चलते हैं, यूपी में ही एक
हाई कोर्ट है, इसके ऊपर एक केस चलने वाला है। तो कोई एक ऐसा मैटर जो उत्तराखंड के हाई कोर्ट में चल रहा था और उसके जज ने उसके ऊपर एक फैसला सुनाया। क्या हुआ, एक केस उत्तराखंड के हाई कोर्ट में चल रहा था और उसके जज ने एक फैसला सुनाया। तो अब क्या होगा, अगर कोई सेम रिलेटेड मैटर होगा जो कि यूपी के हाई कोर्ट में चल रहा होगा, यानी कि केस सेम है, केस सेम लड़ने का मतलब ये समझिए, कोई अगर रेप का कोई चार्जेस है, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर रेप के चार्जेस हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फैसला सुनाया, यानी कि मौत की सजा सुनाई। क्या हुआ, हैंग टिल डेथ, यानी कि उसको मौत की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। लेकिन अब क्या होगा, अगर कोई रेप का केस चल रहा है यूपी के हाई कोर्ट में, तब क्या होगा, इसके रिकॉर्ड को देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या मैटर्स इसमें थे, और अगर सिमिलर मैटर्स हैं तो यहाँ क्या होगा, इसके जो फैसले हैं यहाँ इसको मान दिया जाएगा। यानी कि एक ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक हाई कोर्ट किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर कोई फैसला सुनाता है तो वो दूसरे हाई कोर्ट में बदल जाएगा। अगर ऐसा होता तो इससे काफी सारी चीजें बदल जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में अगर किसी कोई एक केस किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में चल रहा हो, अगर उससे रिलेटेड सेम केस किसी दूसरे हाई कोर्ट में चल रहा था, तो क्या होगा, वो देखा जाए कि इस जज ने इस पर्टिकुलर केस के ऊपर कौन से फैसले सुनाए, और वही फैसला फिर यहाँ सुनाने को वो जज पूरा मान सकता है। यानी कि इस कोर्ट में इसका फैसला ऑलरेडी सुना दिया गया है, इसका मतलब इस केस के ऊपर ये फैसला सुनाया जा सकता है, और उसको मन है तो वो सेम जजमेंट वहां पास कर देगा। आई होप आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ में आया गया होगा कि क्यों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा जाए, कोर्ट अपने रिकॉर्ड को क्यों रखता है, क्योंकि सिमिलर केसेस के ऊपर ज्यादा माथापच्ची ना करना पड़े और ये देखा जाए कि पर्टिकुलर हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और वो क्या कर सकता है, सेम फैसला सुना सकता है। अब एक ऐसा मैटर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने सुना होगा पुरानी मूवीज में कि जज साहब कानून की किताबें फाड़ के फेंक दीजिए, कानून क्या करेगा, तुमको जेल में डाल देगा। तो अगर कोई ऐसा है जो कोर्ट की अवहेलना कर रहा हो या कोर्ट में बदतमीजी कर रहा हो, उसको वो किस मैटर के अंदर आता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। यानी कि कोर्ट की आपने बेइज्जती की या कोर्ट में जज के साथ में आपने कुछ बदसलूकी की, तो वो क्या वो मैटर आता है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में नहीं, उसके अंतर्गत ही आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके तहत आपको सजा और आपको मुआवजा दोनों देना पड़ सकता है या दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट जुडिशल के बारे में। अब सबसे लास्ट जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू सबसे क्लियर है कि उसका फिर से व्यू किया जा सके। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए जुडिशियल रिव्यू का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर, तो जितने भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के जितनी भी निचली अदालतें हैं, चाहे वो जिला न्यायालय हो या आपका हाई कोर्ट हो, उसके ऊपर वो बाउंडेड होता है। यानी किसी एक पर्टिकुलर केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया तो देश में जितने भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कि मैंने जो फैसला ऑलरेडी सुना दिया है उसके ऊपर मुझे लगता है कि मैंने गलत फैसला सुनाया या जल्दबाजी में कोई फैसला सुनाया या मेरे फैसले सुनाने के कारण आम आदमी को तकलीफ हो रही है, तो होगा क्या, वो उसका जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। यानी कि उसके ऊपर फिर केस चालू करेगा और कोई दूसरा जजमेंट देगा। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर नहीं है। यानी कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मैटर्स के ऊपर कोई फैसला सुना देता है तो आपको फिर से बदल नहीं सकता है, लेकिन ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने केसेस को फिर से रिव्यू में ले सकता है। तो आई होप आपको जुडिशियल रिव्यू, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अप्लाइड जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ द कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर से जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर दूसरा वीडियो बनाया जाए, आपको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से खोला जाए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर जरूर एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।